गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम वस्त्रोपयोगी रेशों के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हमने कुछ गुणों के बारे में डिस्कस किया था। मैं जस्ट उनका टॉपिक्स रिवाइज कर देती हूँ। पर्याप्त मजबूती, संतोषजनक लंबाई, लचीलापन, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता एवं बंधन क्षमता। नेक्स्ट आता है अवशोषकता, यानी कि नमी एवं आर्द्रता को अवशोषित करने का गुण। पहनने के प्रयोग में आने के लिए वाले वस्त्र काफ़ी गंदे होते हैं और उन्हें नित्य धोना भी अनिवार्य होता है। उनमें नमी सोखने की क्षमता और नमी से मुक्त होने की क्षमता विद्यमान यदि होती है तो हम उन्हें सरलता से, आसानी से, इजी वे में धोकर और सुखा लेते हैं। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना भी निकलता है। अगर ये वस्त्र में नमी अवशोषण करने की क्षमता अच्छी है तो शरीर से निकलने वाला पसीना भी आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे त्वचा स्वच्छ और शीतल हो जाती है। पसीना शीघ्र सूखकर उड़ जाता है और वस्त्र आरामदायक प्रतीत होता है। अवशोषकता का गुण सबसे श्रेष्ठ रूप से यदि हम बात करें तो कपास के रेशे में होता है और इसके कारण ही सूती वस्त्र हर प्रत्येक मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और हमें काफ़ी आरामदायक महसूस होते हैं। छोटे बच्चों को तो हम हमेशा कॉटन के वस्त्र ही पहनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें शीतलता का आभास होता है और उनको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। यदि बच्चे गीला भी कर देते हैं वस्त्र तो अवशोषकता के गुण के कारण वस्त्र जल्दी से स्किन प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता है और जल्दी सूख जाता है। त्वचा चिपचिपी नहीं रहती है, खुजली का आभास नहीं होता है। आर्द्रता और नमी अवशोषकता का गुण वस्त्रों के ऊपर परिस्कृति और परिसज्जाएं करने में भी अत्यंत आवश्यक होता है। वस्त्रों को विभिन्न रंगों और विभिन्न डिज़ाइनों में रंग कर छपाई करके विभिन्न प्रकार के गृहोपयोगी वस्त्र बनाए जाते हैं। रंगाई, छपाई और कलफ देना, मर्सराइज करना, ब्लीच करना आदि ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो तभी संभव हो पाती हैं जब वस्त्र में अवशोषकता का गुण विद्यमान हो। सूती वस्त्र अपने इस अद्भुत गुण के कारण ही प्राचीन काल से लेकर आज तक काफ़ी लोकप्रिय है और उससे प्रत्येक कार्य के लिए कॉटन के वस्त्रों को अधिक प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आता है समानता। वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में समानता का गुण होना अनिवार्य है। समानता अर्थात रेशों की लंबाई, व्यास, आकार और आकृति समान हो। उनमें समानता नहीं होगी, धागे कहीं मोटे होंगे, कहीं पतले होंगे, कहीं गोल होंगे, कहीं चपटे होंगे, तो उनसे निर्मित वस्त्रों में भी समानता और एकरूपता नहीं पाई जाएगी। वस्त्र की सुंदरता, सौंदर्यता, चमक जो होती है वो सभी प्रभावित होती हैं इनके कारण, और वस्त्र की सतह रूखी, खुरदरी, मोटी हो जाती है। मजबूती और टिकाऊपन भी प्रभावित नहीं होता है वस्त्र का। जहाँ से वस्त्र मोटा होता है वहाँ पर घिसावट कम होती है और जहाँ से वस्त्र पतला होता है वहाँ से जल्दी घिसकर फट जाता है, जिससे रेशे पर उस पर किया गया व्यय व्यर्थ चला जाता है। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, लीलन, जूट आदि रेशों में असमानताएं होती हैं। रेशे लंबे होते हैं तो हमने पढ़ा था लास्ट अभी क्लास में कि कपास का रेशा सबसे छोटा रेशा होता है, बहुत छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना होता है। कई रेशों की तो लंबाई सिर्फ 1 इंच के बराबर भी होती है। तो जब कई रेशों को मिलाकर आपस में सटाकर फिर रेशा बनाया जाता है तो कई बार ये प्राकृतिक रूप जो रेशे होते हैं वो कहीं मोटे कहीं पतले होते हैं, और जिसके कारण वस्त्र के लिए वस्त्र बुनने से पहले इनकी छटनी करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मानवकृत रेशों में समानता लाने के लिए रासायनिक पदार्थों को नियंत्रित स्पिंडल के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे हमें जितनी वांछित मोटाई और लंबाई का रेशा चाहिए होता है उतना उस प्रकार का रेशा हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व डेंसिटी यानी वस्त्रों का भार।
जिन रेशों का घनत्व अधिक होता है उनसे बुने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होते हैं। अक्सर भारी वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करते हैं और हमेशा ऐसा होता नहीं है कि भारी वस्त्र हमेशा गर्माहट प्रदान करेंगे। हल्के ऊनी वस्त्र भी बहुत अधिक गर्माहट प्रदान करते हैं। रेशम और नायलॉन के वस्त्र निम्न घनत्व वाले होते हैं। शीशे और एस्बेस्टस के वस्त्र उच्च घनत्व वाले होते हैं। ऑल्फिन के रेशे सभी रेशों से हल्के होते हैं और पानी पर भी तैर सकते हैं। वस्त्रों की गर्माहट और लोकप्रियता। रेशों में कम घनत्व के गुणों का होना अनिवार्य है। किसी भी वस्त्र की लोकप्रियता तभी होती है जब वह कम वजन का होते हुए भी शरीर को अधिक गर्माहट एवं आराम प्रदान करे। वस्त्र को खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हल्के रेशों की जो कवरिंग एरिया होता है, कवरिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। अपघर्षण यानी कि घर्षण सहन करने की क्षमता कह लीजिए। हम जो वस्त्र काम में लेते हैं, रेशे काम में लेते हैं, उन्हें नित्य प्रतिदिन धुलाई की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक होता है। उन्हें धोना, सुखाना, पहनना, उनको पहनकर कार्य करना, है ना, ये सारी प्रक्रियाओं में रेशे पर काफ़ी घर्षण और घिसावट होती है, जिसके कारण यदि कई बार वस्त्रों को ब्रश से रगड़कर भी धोना होता है। मशीन में भी हम उनकी धुलाई करते हैं तो उसमें भी काफ़ी प्रेशर उस पर रगड़ घस लगती है। कई बार डंडों से पीट कर भी वस्त्र को धोया जाता है। तो अगर रेशे कमज़ोर होंगे तो वह जल्दी ही टूट जाएंगे, चटक जाएंगे और वस्त्र कमज़ोर हो जाएगा, शीघ्रता से फट जाएगा उस जगह से वह वस्त्र। रगड़ और घिसावट सहन करने की क्षमता किसी भी वस्त्र और रेशे में होना अत्यंत अनिवार्य है। प्रत्येक वस्त्रोपयोगी गृहोपयोगी वस्त्रों को रगड़, धोना, टांगना, इस्त्री करना, तह करना और इस प्रकार की कई प्रक्रियाएं कई दबाव सहन करने पड़ते हैं। तो उपभोक्ता को वस्त्र क्रय करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र जो है वो आसानी से घर पर रगड़ कर धोया जा सके, उसे इस प्रकार की प्रक्रिया से कोई नुकसान ना हो। ये सब परख लेने के बाद, जान लेने के बाद ही हमें वस्त्रों का चयन अपनी उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए कि उसमें कितनी रगड़ सहन करने की, घर्षण सहन करने की क्षमता है। नेक्स्ट आता है विद्युत संवाहकता। मानवकृत रेशों में उच्च विद्युत संवाहकता होती है। वस्त्रोत्पादन रेशों में विद्युत चार्जों को संवाहित करने का गुण विद्यमान होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में रोज नित्य नए रेशों की खोज हो रही है और जिन रेशों में विद्युत संवाहकता का गुण कम होता है वे रेशे विद्युत चार्ज वस्त्र की सतह पर केंद्रित कर लेते हैं, जिससे विद्युत शॉक उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है और वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को शॉक लगने की अत्यंत संभावना रहती है। यदि वस्त्र में, रेशे में उच्च विद्युत संवाहकता का गुण विद्यमान है तो शॉक लगने की संभावना कम से कम रहती है। नेक्स्ट गुण आता है अनम्यता। अनम्यता अर्थात रेशों में नमी का गुण होना। रेशों में नमी का गुण होना, नमी विद्यमान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वस्त्र नम होता है प्राकृतिक रूप से तो वह लचीला होता है, उसमें प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता का गुण काफ़ी अच्छे से विद्यमान होता है, तनाव सामर्थ्य अच्छा होता है और जिसके कारण उससे रेशे से धागा बनाने में जो बटना, ऐंठन देना, कताई करना, वस्त्र बुनने की जो क्रियाएं होती हैं, वो फ्रेम पर चढ़ाना, दबाव डालना, खिंचाव देना, ये सब क्रियाएं आसान हो जाती हैं।
अनम्यता के गुण के कारण इन सब प्रक्रियाओं में रेशा बार बार टूटता नहीं है, चटकता नहीं है, जिसके कारण वस्त्र और रेशे से धागा बनाना और धागे से वस्त्र बनना अत्यंत आसान हो जाता है। उसके पश्चात भी अनम्यता का गुण जो अगर रेशों में है तो वह वस्त्र में भी समाहित हो जाता है, जिसके कारण वस्त्रों की सौंदर्यता में वृद्धि हो जाती है। आकार जो होता है वो स्थायित्व आ जाता है, आकार में स्थायित्व आ जाता है। वस्त्रों के में लटकनशीलता बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो शरीर पर बहुत अच्छे से ड्रैप होते हुए दिखाई देते हैं और काफ़ी आरामदायक वस्त्र प्रतीत होते हैं। और इसी प्रकार के वस्त्र ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और इनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी होती है। नेक्स्ट गुण है ज्वलनशीलता। रेशों में ताप के प्रति ग्राह्यता भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ रेशे ताप के संपर्क में आकर शीघ्रता से जलने लग जाते हैं और कुछ रेशे जो होते हैं वो ताप के संपर्क में आकर पिघलना शुरू हो जाते हैं। नायलॉन का रेशा ताप के संपर्क में आकर पिघलता है। ऊन, रेशम, ये रेशे धूप के संपर्क में आके कमज़ोर पड़ जाते हैं। कपास, रेयॉन के रेशे आग पर रखने पर धीरे धीरे जलने लगते हैं। ज्वलनशीलता जो होती है वो परिधान में ऐसे वस्त्र अधिक पसंद किए जाते हैं जिनमें ज्वलनशीलता कम से कम हो। कृत्रिम रेशे इन गुणों में परिसज्जाओं परिस्कृतियों के माध्यम से अवांछित गुणों को समाहित किया जाता है, जिससे वस्त्र आसानी से आरामदायक और परफेक्ट बनते हैं। लेकिन प्राकृतिक रेशों में ये गुण प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहते हैं। कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो आग के प्रति अवरोधक होते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी, जिनसे अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड वालों के जो वस्त्र बनाए जाते हैं, सिनेमा हॉल और इनके जो पर्दे और ड्रैपरीज वगैरह जिनसे बनाई जाती हैं, एरोप्लेन वगैरह के दरवाज़ों के अंदर का जो वो होता है वो उनसे बनाया जाता है, ताकि वहाँ पर जल्दी से आग फैले नहीं। अगर आग लग जाए तब भी बहुत जल्दी आग फैले नहीं और ज़्यादा नुकसान ना हो। वर्तमान समय में टेंट, कुर्सियाँ, दरियाँ, जैकेट, बच्चों के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र आदि कृत्रिम रेशों से निर्मित किए जाते हैं। और कृत्रिम रेशों में ज्वलनशीलता का गुण जो होता है वह पिघलने का पाया जाता है। आग के संपर्क में तुरंत पिघल जाते हैं और स्किन पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जब आग लगती है तो उसे आग बुझाने का समय ही नहीं मिल पाता और एक बहुत बड़ी दुर्घटना के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। जिन वस्त्रों में जितनी कम ज्वलनशीलता होती है, वस्त्रों की लोकप्रियता उतनी ही अधिक मानी जाती है। नेक्स्ट है गर्माहट। रेशों के बीच के रिक्त स्थानों में हवा उपस्थित रहती है और इन रेशों से बने वस्त्र गर्मी प्रदान करते हैं। प्राकृतिक रेशों में ऊन का रेशा जो है उसमें सर्वाधिक यह गुण पाया जाता है। हवा ताप का कुचालक होती है और इससे शरीर के भीतर की गर्मी न तो बाहर आ पाती है और न बाहर की सर्दी अंदर प्रवेश कर पाती है, जिससे वस्त्र गर्म रहता है और हमें सर्दी का आभास नहीं होता। रजाइयाँ वगैरह इसी सिद्धांत पर बनाई जाती हैं और ज़्यादातर उनमें रुई जो भरी जाती है, कॉटन जो होती है वो इसी सिद्धांत पर भरी जाती है। उसे भरने से पहले रुई को धुना जाता है, जिससे ताकि उसका एक एक रेशा खुल जाए और उसके अंदर के छिद्रों में हवा अच्छे से भर जाए, ताकि वह उनमें गर्माहट ज़्यादा रह सके। रेशम के रेशों में मोम प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहता है, जो ताप को रोके रखने का कार्य करता है। इसलिए रेशम का वस्त्र भी सर्दियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। कृत्रिम रेशे जो खास तौर से सर्दी से बचाने के लिए निर्मित किए जाते हैं, उनमें इस प्रकार की परिस्थितियाँ और परिसज्जाएँ दी जाती है ताकि रेशा इस पर्पज से उपयुक्त बन सके। ऊनी वस्त्रों रजाइयों में पुराने की अपेक्षा अधिक गर्माहट होती है। क्यों? क्योंकि इन रेशों में पर्याप्त हवा भरी रहती है, हवा अवरुद्ध हो जाती है। यदि स्वेटर आदि ढीले ढाले वस्त्र होते हैं
और यदि कसे हुए बुने हुए होते हैं तो उनमें भी गर्माहट अधिक पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हल्के वस्त्र भी गर्म होते हैं। तो मोटे और पतले होने से या भारी और हल्के होने से गर्माहट नहीं आती है। हर वस्त्रों की गर्माहट इस बात में निर्भर करती है कि उसके अंदर हवा को रोककर ब्लॉक करने की कैपेसिटी कितनी है। यदि वह हवा को अपने अंदर स्थिर करके अपने छिद्रों को ब्लॉक कर देता है तो एक प्रतिरोधक लेयर सी बन जाती है, जिसकी वजह से हवा न तो अंदर जा पाती है और ना ही बाहर जा पाती है। बाहर की हवा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और अंदर की हवा बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कि वस्त्र के गर्म रहता है और हमें गर्माहट का आभास होता है। नेक्स्ट क्वालिटी आती है कीट और जीवाणुओं का प्रभाव। कीट और जीवाणुओं का प्रभाव। सूक्ष्म जीवों, कीट, फफूंद आदि से जो रेशे होते हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं वो रेशों को, वस्त्रों को। तो वस्त्रोत्पादन के लिए जो रेशे होते हैं उनमें ऐसे गुण का होना अत्यंत आवश्यक है जो कि जीवाणुओं से प्रभावित ना हो, कीटाणुओं से प्रभावित ना हो, कमज़ोर ना हो उनसे। सामान्यतः कपास या कॉटन जिसे हम कहते हैं वो सेलुलोज से निर्मित होता है। वानस्पतिक रेशे मोस्टली सब सेलुलोज से निर्मित होते हैं और उनमें फफूंद और जीवाणु के आक्रमण से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो सेलुलोज को खाने का कार्य करते हैं, तो वो बहुत इजीली वहाँ डेवलप होते हैं और वो उन रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। सूती वस्त्रों को बरसात के दिनों में यदि चरक लगाकर छोड़ दिया जाए किसी नम स्थान पर तो उसमें तुरंत ही शीघ्रता से ही फफूंद लग जाती है और वहाँ से जिस स्थान पर फफूंद लगी होती है वहाँ से वह वस्त्र कमज़ोर होकर गल जाता है और तुरंत फट जाता है। ऊन और रेशम प्रोटीन से निर्मित होते हैं और कीड़े प्रोटीन को खाते हैं, यानी कि ऊन और रेशम को पर भी कीटों का काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो ऊन और रेशम होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऊन और रेशम को अच्छे से धूप दिखाकर और फिर उन प्रतिरोधक चीज़ों को रखकर फिर उसको स्टोर करना चाहिए। चलिए आज के क्लास में इतना ही बहुत है, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं अभी, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।